नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अनिल बिष्ट उत्तराखंडी जीएस में। आज देखिए हम उत्तराखंड टेस्ट सीरीज नंबर 5 करने जा रहे हैं और इस सीरीज में जितने भी अंक आपके आते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बाकी मित्र है वो चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो सभी तक पहुंच सके। इस वीडियो में उत्तराखंड व हिंदी के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो उत्तराखंड की सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। विशेषकर पुलिस, बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल, बीडीओ, बीपीडीओ, पीसीएस, लोअर पीसीएस सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण ये सीरीज है। आप बस इसे शुरू से अंत तक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर को। देखिए पहला प्रश्न है, अंक का अनेकार्थी शब्द है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और देखिए ये वीडियो अत्यधिक लंबी होने जा रही है, इसीलिए इसमें आपको डिटेल्स नहीं बताई जाएगी और आपको सीधे उत्तर दिया जाएगा। पहले प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी यानी संस्करण। अगला दूसरा प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न है अंग का अनेकार्थी शब्द है। देखिए पहले अंक था अब अंग है, इसको आप समझिए और सही उत्तर देखिए 4 ऑप्शन में से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि अंश, अवयव और देह इसके सभी शब्द होते हैं। अगले हम बात करेंगे अपने तीसरे प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है, अम्ब का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अम्ब का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि आकाश। अम्ब का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं होता है? आकाश नहीं होता है। अगली हम बात करेंगे अपने चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, अम्बक का अनेकार्थी शब्द है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अम्बक के ये सभी अनेकार्थी शब्द होते हैं। अगले हम बात करेंगे अपने पांचवें प्रश्न की। पांचवा हमारा प्रश्न है, अचल का अनेकार्थी शब्द है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि अटल। अचल का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? अटल होता है। अगली हम बात करेंगे अपने छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमारा है, लता ही नहीं शीला भी गाएगी वाक्य में अव्यय है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि निपात नहीं आया। देखिए लता ही नहीं शीला भी गाएगी नहीं, तो नहीं को हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। अगला हम बात करेंगे अपने सातवें प्रश्न की। सातवां हमारा प्रश्न है, देखिए लता बहुत अच्छा गाती है वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी परिमाणवाचक इसमें अव्यय होगा। अगली हम बात करेंगे अपने आठवें प्रश्न की। आठवां हमारा प्रश्न है, आठवां हमारा प्रश्न है, मैंने उसे देखा तक नहीं वाक्य में कौन सा अव्यय है? देखिए छठे प्रश्न की तर्ज पे ही आठवां प्रश्न भी अंकित है और इस प्रश्न का उत्तर भी वही है जो आपका छठे प्रश्न का था। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन डी यानी कि निपात नहीं शब्द आ गया। देखिए जिस भी शब्द के अंतर्गत नहीं आता है तो वो आपका निपात हो जाता है। अगले हम बात करेंगे अपने 10वें प्रश्न की। सॉरी दोस्तों, 9वें प्रश्न की बात करेंगे अगले हम। 9वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी धोबी कपड़ा साफ धोता है। धोबी कपड़ा साफ धोता है। अगली हम बात करेंगे अपने 10वें प्रश्न की। 10वां हमारा प्रश्न है,
10वां प्रश्न है, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट इसका उत्तर सोचिए क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, होगा। अगली हम बात करेंगे अपने 11वें प्रश्न की। 11वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत तेज़ी इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि इसमें समय यानी कि आधे घंटे से ऊपर की वीडियो होने जा रही है। और अत्यधिक लोग ऐसी वीडियो को पसंद नहीं करते हैं, परंतु पढ़ने वाले छात्र सभी समय को अपने एडजस्ट करे रखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, रतालू। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? तो रतालू शब्द में आपका प्रत्यय नहीं होता है। अगले हम बात करेंगे अपने 12वें प्रश्न की। 12वां हमारा प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट इसका उत्तर सोचिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि अचानक शब्द ऐसा शब्द है जो एक प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अगली हम बात करेंगे अपने 13वें प्रश्न की। 13वां हमारा प्रश्न है, 13वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि मवाद शब्द क्या आपका उपसर्ग रहित शब्द है। अगले हम बात करेंगे अपने 14वें प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने इसमें भी हैं, फटाफट अपना उत्तर सोचिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, कहार शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। अगली हम बात करेंगे अपने 15वें प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आपको इन प्रश्नों में से जो भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसे अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार लीजिएगा। आने वाले भविष्य में हो सकता है यही प्रश्न एग्जामिनर दे दे। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, पराधीन शब्द एक ऐसा शब्द है जो परा उपसर्ग से नहीं बना है। अगली हम बात करेंगे अपने 16वें प्रश्न की। 16वां हमारा प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, देखिए दोस्तों, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई लोकोक्ति का अर्थ है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट उत्तर सोचिए इसका। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कि बेशर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका उत्तर है। अगली हम बात करेंगे अपने 17वें प्रश्न की। 17वां हमारा प्रश्न है, प्रश्न है, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का सही अर्थ होगा। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि दोहरा लाभ होना, दोनों तरफ से लाभ हो जाना, यानी कि आम तो खाए उसने और गुठली के भी उसे पैसे मिल गए, तो दोहरा लाभ हो जाएगा। अगली हम बात करेंगे अपने 18वें प्रश्न की। 18वां हमारा प्रश्न है, देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना होता है। अगली हम बात करेंगे अपने 19वें प्रश्न की। 19वां हमारा प्रश्न है, देखिए दोस्तों 19वां प्रश्न है, माथाफोड़ी करना मुहावरे का अर्थ है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सिर बचाना इस मुहावरे का अर्थ होता है। अगली हम बात करेंगे अपने 20वें प्रश्न की। 20वां हमारा प्रश्न है, मैं का अपादान कारक में बहुवचन होगा। मैं का अपादान कारक में बहुवचन होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मुझे से, यानी कि मुझसे इसका उत्तर होगा। अगली हम बात करेंगे अपने 21वें प्रश्न की। 21वां हमारा प्रश्न है, मैं बालकनी में बैठा था वाक्य में कौन सा कारक है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि अधिकरण। देखिए, मैं पर स्थान बताना अधिकरण कारक की विभक्ति होती है। अगली हम बात करेंगे अपने 22वें प्रश्न की। 22वां हमारा प्रश्न है, मैं विभक्ति चिन्ह किस कारक का है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अधिकरण ही होगा। अगली हम बात करेंगे अपने 23वें प्रश्न की। 23वां हमारा प्रश्न है, 23वां प्रश्न देखिए, मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अपादान। मुरली गांव से चला गया कौन सा कारक है, अपादान कारक इसके अंतर्गत होता है। अगली हम बात करेंगे अपने 24वें प्रश्न की। 24वां हमारा प्रश्न है, गाय बछड़े को दूध पिला रही है वाक्य में क्रिया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, द्विकर्मक क्रिया इस शब्द के अंतर्गत, इस वाक्य के अंतर्गत है। अगली हम बात करेंगे अपने 25वें प्रश्न की। 25वां हमारा प्रश्न है, सुरेश ने खेलकर दूध पी लिया इस वाक्य में खेलकर कौन सी क्रिया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर पूर्वकालिक क्रिया होगा। अगली हम बात करेंगे अपने 26वें प्रश्न की। 26वां हमारा प्रश्न है, सबल बनाना होगा क्या है। ये प्रश्न देखिए 2014 के पुलिस कांस्टेबल पेपर में आया हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि क्रिया होता है। अगली हम बात करेंगे अपने 27वें प्रश्न की। 27वां हमारा प्रश्न है, वह खाना खाकर सो गया इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि पूर्वकालिक। देखिए, एक कार्य करके जब दूसरा कार्य प्रारंभ होता है तो उसकी अगली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। दो बार ये प्रश्न आ चुका है।
अगली हम बात करेंगे अपने 28वें प्रश्न की। 28वां हमारा प्रश्न है, 28वां प्रश्न है, मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए, यानी कि कौन सा भूतकालिक भेद है करके। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, यानी कि पूरी तरीके से कार्य हो चुका था, इसीलिए इसमें पूर्ण भूतकाल होगा। अगली हम बात करेंगे अपने 29वें प्रश्न की। 29वां हमारा प्रश्न है, नेहा कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया इस वाक्य के अंतर्गत होगी। अगले हम बात करेंगे अपने 30वें प्रश्न व हिंदी के अंतिम प्रश्न की। 30वें प्रश्न के बाद देखिए 30 से 60 तक उत्तराखंड के प्रश्न हैं। 30वां प्रश्न है, निशांत दौड़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया, यानी किस बेस पर दौड़ रहा है ये पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगा। अगले हम बात करेंगे अपने 31वें प्रश्न की। 31वां हमारा प्रश्न है, बाजार समाचार पत्र किसे कहते हैं। बाजार समाचार पत्र किसे कहते हैं, उत्तराखंड का पहला प्रश्न और वीडियो का 31वां प्रश्न। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी कुमाऊं कुमुद पत्र को बाजार समाचार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगले हम बात करेंगे अपने 32वें प्रश्न की। 32वां हमारा प्रश्न है, गणदेश समाचार पत्र का पुनः प्रकाशन कब किया गया। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि 1934 में गणदेश समाचार पत्र का पुनः से प्रकाशन किया गया था। अगले हम बात करेंगे अपने 33वें प्रश्न की। 33वां हमारा प्रश्न है, किस समाचार पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट अपना उत्तर सोचिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी युगवाणी समाचार पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुआ था। अगले हम बात करेंगे अपने 34वें प्रश्न की। 34वां हमारा प्रश्न है, संदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी कोटद्वार से संदेश समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। अगले हम बात करेंगे अपने 35वें प्रश्न की। 35वां हमारा प्रश्न है, विशाल कीर्ति का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ था। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बद्री केदार प्रेस से विशाल कीर्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। अगले हम बात करेंगे अपने 36वें प्रश्न की। 36वां हमारा प्रश्न है, मंसूरी एडवर्टाइजर का प्रकाशन कब हुआ। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि 1942 में मंसूरी एडवर्टाइजर का प्रकाशन हुआ था। अगली हम बात करेंगे अपने 37वें प्रश्न की। 37वां हमारा प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध कब लगा? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध 1918 में लगा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और इसके प्रतिबंध के बाद शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन बहिदत्त पांडे जी ने किया था। अगली हम बात करेंगे अपने 38वें प्रश्न की। 38वां हमारा प्रश्न है, मंसूरी सीजन के प्रकाशन किसने किया? मंसूरी सीजन के प्रकाशन किसने किया? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि कॉलमैन और नार्थम दोनों ने मंसूरी सीजन का प्रकाशन किया था। अगली हम बात करेंगे अपने 39वें प्रश्न की। 39वां हमारा प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगने के बाद बहिदत्त पांडे ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इससे पहले मैंने इसका उत्तर बता चुका हूँ, देखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन बहिदत्त पांडे जी ने किया था। अगले हम बात करेंगे अपने 40वें प्रश्न की। 40वां हमारा प्रश्न है, निर्मल सेवक के प्रथम संपादक थे? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और सभी देखिए उत्तराखंड के लगभग नए प्रश्न हैं ये। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महेंद्र प्रताप। अगली हम बात करेंगे अपने 41वें प्रश्न की। 41वां हमारा प्रश्न है, गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युमन शाह का विरोध किसने किया? देखिए, प्रद्युमन शाह जो 54वें राजा था उनका एक किसी व्यक्ति ने विरोध किया था। चार ऑप्शन में से देखिएगा किसने विरोध किया था। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पराक्रम शाह ने प्रद्युमन शाह का विरोध किया था। अगले हम बात करेंगे अपने 42वें प्रश्न की। 42वां हमारा प्रश्न है, पालीग्राम युद्ध कब हुआ था? देखिए, नया प्रश्न है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि 1786 में पालीग्राम का युद्ध हुआ था। अगली हम बात करेंगे अपने 43वें प्रश्न की। 43वां हमारा प्रश्न है, गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध कब हुआ था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1791 में गढ़वाल पर प्रथम बार गोरखों का आक्रमण हुआ था। अगले हम बात करेंगे अपने 44वें प्रश्न की। 44वां हमारा प्रश्न है, किस शासक ने गोरखाओं से लड़ाई लड़ने के लिए अपना राज शासन तक भेज डाला? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रद्युमन शाह ने क्या करा था, आपका पूरा का पूरा राज शासन ही भेज डाला था। अगली हम बात करेंगे अपने 45वें प्रश्न की। 45वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सुदर्शन शाह। देखिए, 1815 में जब सुदर्शन शाह राजगद्दी पर बैठे थे तब अंग्रेज़ों ने उन्हें टिहरी रियासत को सौंप दिया था और संपूर्ण गढ़वाल पर अपना अधिकार कर लिया था। अगली हम बात करेंगे अपने 46वें प्रश्न की। 46वां हमारा प्रश्न है, संगोली की संधि कब हुई थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि 1815
देखिए इस प्रश्न के जो जवाब हैं वो देखिए, कभी एग्जामिनर जैसे आपका पूछता है कि संगोली की संधि प्रारंभ कब हुई थी, तो वो 1815 इसका सही उत्तर होगा। देखिए 14 में संगोली की संधि होनी थी, परंतु गोरखाओं ने इनकार कर दिया था, और 16 में जाके गोरखा अधीन होने के बाद ये संधि पूर्ण हुई थी। अगली हम बात करेंगे अपने 47वें प्रश्न की। 47वां हमारा प्रश्न है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट इसका उत्तर सोचिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रताप शाह के समय टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। अगली हम बात करेंगे अपने 48वें प्रश्न की। 48वां हमारा प्रश्न है, प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि 1877 में प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना की थी। अगली हम बात करेंगे अपने 49वें प्रश्न की। 49वां हमारा प्रश्न है, मनोदय काव्य की रचना किसने की थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि सूरत कवि सुदर्शन शाह जी ने मनोदय काव्य की रचना की थी। अगली हम बात करेंगे अपने 50वें प्रश्न की। 50वां हमारा प्रश्न है, महाराजा कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी गुलेरिया रानी कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। अगली हम बात करेंगे अपने 51वें प्रश्न की। 51वां हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस शासक को CSI की उपाधि दी थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी। अगली हम बात करेंगे अपने 52वें प्रश्न की। 52वां हमारा प्रश्न है, कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि मानवेंद्र शाह के समय में कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था। अगली हम बात करेंगे अपने 53वें प्रश्न की। 53वां हमारा प्रश्न है, श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी। और वर्तमान में 25 जुलाई को हम वृक्षारोपण दिवस उत्तराखंड के अंतर्गत मनाते हैं। अगले हम बात करेंगे अपने 54वें प्रश्न की। 54वां हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, चक्रधर जुआल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। अगली हम बात करेंगे अपने 55वें प्रश्न की। 55वां हमारा प्रश्न है, श्रीनगर स्थित राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कीर्ति शाह ने रा- श्रीनगर में राजकीय विद्यालय का छात्रावास बनवाया था। अगली हम बात करेंगे अपने 56वें प्रश्न की। 56वां हमारा प्रश्न है, नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। अगली हम बात करेंगे अपने 57वें प्रश्न की। 57वां हमारा प्रश्न है, प्रतापनगर कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि नरेंद्र शाह ने प्रतापनगर कॉलेज की स्थापना की थी। अगली हम बात करेंगे अपने 58वें प्रश्न की। 58वां हमारा प्रश्न है, नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि किसने दी थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि दी थी। अगली हम बात करेंगे अपने 59वें प्रश्न की। 59वां हमारा प्रश्न है, मानवेंद्र शाह कितनी बार टिहरी सीट के से सांसद निर्वाचित हुए थे यानी कि लोकसभा सांसद बने थे, ये पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 8 बार मानवेंद्र शाह टिहरी से सांसद बने थे, लोकसभा सांसद। अगले हम बात करेंगे अपने 60वें प्रश्न यानी कि इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। तो 60वां हमारा प्रश्न है, टिहरी का विलय भारत में कब हुआ? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय उत्तर प्रदेश के एक जनपद के रूप में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का 50वां जनपद था। मिलते हैं देखिए दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और ऐसे ही अपना साथ बनाइए रखिएगा।